दोस्तों, एक लड़की के दरवाजे पर बारात आ जाती है और बारात आने के बाद जो घर के लोग होते हैं बड़े अच्छे से उनकी खातिरदारी करने लगते हैं, लेकिन बारात वहाँ से उल्टे लौटने के लिए तैयार हो जाती है कि वो कहते हैं कि जब तक हमें 4 व्हीलर नहीं मिलेगा जब तक हम फेरे नहीं लेंगे। दूल्हा साफ मना कर देता है। दोस्तों, इस सब के बारे में जब दुल्हन को पता चलता है और उसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, पुलिस इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो लड़की यहाँ पर साफ मना कर देती है कि मुझे इस लड़के के साथ शादी करनी ही नहीं है। दोस्तों, बारात वहाँ से बिना दुल्हन लिए वापस लौट जाती है और उसके 3 साल बाद जब ये दूल्हा इस लड़की से मिलता है तो एक ऐसी हालत में मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस वजह से ये पूरा मामला हुआ था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की हकीकत की घटना है। यहाँ पर पूजा नाम की एक लड़की जो अभी फ़िलहाल में ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करती है और जो उसके पिता होते हैं वो कानपुर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते हैं। दोस्तों, अब पिता को लगने लगता है कि तेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, तो इसकी शादी कर दे। अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो लड़का देखने लगता है। अपने जो आसपास के उसके यारे प्यारे होते हैं सबसे कहता है कि भाई, मेरी लड़की के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लो, अच्छा सा खानदान मुझे मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। दोस्तों, इनके परिवार में इनकी एक बेटी और होती है और एक बेटा होता है। कुल मिलाकर 3 बच्चे होते हैं। जो पिता होता है 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का कामकाज किया करता है। दोस्तों, फिर यहीं पर एक व्यक्ति से बताता है कि एक लड़का है जो अभी अभी प्राइमरी स्कूल में टीचर लगा है, सरकारी नौकरी है और उससे तुम्हारी लड़की की शादी हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर पिता कहने लगते हैं कि यार, हमारे पास तो इतना दान दहेज नहीं होगा, उसको हम कैसे पैसा दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि बेटी का जीवन है, अच्छे से संभर जाएगा, एक बार ही तो दान दहेज देना होगा, उसके बाद तेरी बेटी का जो जीवन है वो अच्छे से चल जाएगा। जो इसके रिश्तेदार होते हैं, जो लड़की का मामा होता है वो भी एक सरकारी नौकरी में होता है, वो भी कह देता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर सरकारी नौकरी में लगा हुआ लड़का मिल रहा है तो थोड़ा बहुत दान दहेज तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद पिता तैयार हो जाता है और उस लड़के को देखकर उसकी शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। दोस्तों, शादी से मात्र 15 दिन पहले ही यहाँ पर कुछ और भूचाल आने वाला होता है। जो लड़की का पिता होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसके पैर में इतना बड़ा फ्रैक्चर आता है, उसके पैर का ऑपरेशन करना पड़ता है। दोस्तों, इधर घर में शादी की तैयारियां हो रही होती हैं और इधर पिता एकदम से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। जो रिश्तेदार होते हैं, जो दावा कर रहे थे कि हम इतना पैसा देंगे, इतना इस शादी में लगाएंगे, वो भी अब पीछे हटने लगते हैं कि अगर ये इस तरह से मर गया तो तुम्हारे पैसे को वापस कौन लौटाएगा। दोस्तों, अब तक तो वो पैसा देने के लिए बहुत तेज़ी के साथ कह रहे थे, लेकिन अब वो पैसा देने से मना करने लगते हैं। दोस्तों, फिर कुछ जो रिश्तेदार होते हैं थोड़ा बहुत पैसा इसको देते हैं और इसके इलाज में लगभग 5 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। दोस्तों, अब पिता टूटने लगता है और कहने लगता है कि शादी को पीछे की तरफ कर दिया जाए। लेकिन अब शादी की डेट बिल्कुल सर पर आ चुकी थी, बस मात्र 6 दिन शादी में बचे थे। अब पिता रोने लगता है और रोते हुए कहने लगता है कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर अपने जो रिश्तेदार होते हैं, जो इस लड़के का पिता होता है, जिस लड़के से इसकी लड़की की शादी तय होती है, उससे भी कहता है कि इस तरह का मामला हो गया है, अगर शादी की डेट पीछे कर दी जाए तो कैसा होगा। लेकिन यहाँ पर जो लड़के का पिता होता है वो साफ मना कर देता है कि मेरे कार्ड बट चुके हैं, मेरा सारा काम हो चुका है, मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब मैं इस डेट को चेंज नहीं कर सकता। दोस्तों, पिता के हाथ पैर फूलने लगते हैं। पिता करे तो क्या करे। पिता पर यहाँ पर सोचने लगता है कि ठीक है, बाकी सामान का अरेंजमेंट तो हो चुका है, बात रही एक 4 व्हीलर देने की, उसको बाद में दे देंगे, जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं पैसे कमाकर उनको एक 4 व्हीलर दे दूंगा। इस तरह से वो अपने मन में सोचता है।
सामने वाले को कुछ नहीं बताता। दोस्तों उसके बाद जब बारात यहाँ पर इस दुल्हन के घर पर पहुँच जाती है, जो यहाँ पर लोग बाग होते हैं बारात की अगवानी बड़े अच्छे से करते हैं, बड़े अच्छे से उनका स्वागत किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो दान दहेज की बात होती है वो दूल्हे के परिवार के पास कहीं ना कहीं से पहुँच जाती है और उनको पता चल जाता है कि ये अब इस कंडीशन में नहीं है कि तुम्हें 4 व्हीलर दे सके। दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है, लड़के का पिता होता है और उसके भाई बंधु होते हैं, वो यहाँ पर कहते हैं कि हम फेरे तब लेंगे जब हमारे बेटे को 4 व्हीलर दे दिया जाएगा, नहीं तो यहाँ से बारात वापस जाएगी। इस तरह की लड़ाई बाहर होती रहती है और इधर जो लड़की होती है उसको भी ये सब पता चल जाता है कि इस तरह का मामला हो चुका है। दोस्तों लड़की तुरंत ही 112 नंबर पर कॉल करती है और पुलिस को वहां पर बुला लेती है कि इस तरह से हमारे घर वालों से ये लोग दहेज मांग रहे हैं। दोस्तों पुलिस वहां पर आ जाती है। दोस्तों पुलिस को देखकर लोग वाग इधर उधर भागने का यत्न करते हैं। पुलिस फिर उनको समझाती है कि शादी को ढंग से कर लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर दहेज का केस लग जाएगा। दोस्तों फिर वो यहाँ पर शादी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अब लड़की को लगने लगता है कि अगर तू इनके साथ में इस तरह से चली गई तो तेरे को बाद में ये फिर परेशान करेंगे। जब इन्होंने एट ए टाइम पर ये सब मांग लिया तो आगे तेरे को क्यों ना परेशान करेंगे। लड़की यहाँ पर फिर साफ मना कर देती है कि मैं इस लड़के के साथ अब शादी करना ही नहीं चाहती। दोस्तों उसके बाद लोग बाग उसके मुंह की तरफ देखने लगते हैं। वो यही कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं जब करूंगी बाद में कर लूंगी, जब हम इनको गाड़ी देंगे तब इनके साथ में शादी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो बारात होती है बिना दुल्हन के वापस लौट जाती है। दोस्तों जो लड़की का पिता होता है फूट फूट कर रोने लगता है। वो इतना अचल हो चुका था कि वो अपनी चारपाई से उठ भी नहीं पा रहा था। बेटी अपने पिता के पास जाती है और वहाँ जाकर बेटी भी रोने लगती है और बेटी यहाँ पर एक निर्णय लेती है कि पिताजी तुम टेंशन ना करो, मैं शादी तब करूँगी जब मैं भी सरकारी नौकर लग जाऊँगी। दोस्तों बेटी उसी दिन ये अपने दिल और दिमाग में ठान लेती है कि मुझे सरकारी नौकरी में ही लगना है और फिर दिन रात कड़ी मेहनत करती है और इतनी मेहनत करती है वो हर तरह के पेपरों के लिए फॉर्म भरती और हर तरह से उनकी तैयारियां क्या करती। वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाने लगती है, उसमें से जो भी पैसा मिलता उससे अपने घर का कामकाज चलाया करती। दोस्तों फिर पीसीएस की एक परीक्षा होती है, उस पीसीएस की परीक्षा को लड़की पास कर लेती है और पास करने के बाद उसकी जो पोस्टिंग होती है कानपुर में लग जाती है और कानपुर में ही वो पीसीएस की एक अधिकारी बन जाती है। अब उसकी ड्यूटी होती है जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनकी चेकिंग करने की। दोस्तों अब यहाँ पर हालात इस तरह से बदलते हैं, ये लड़की वहीं पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो लड़का जिसके साथ इसकी शादी होने वाली थी उस स्कूल में लगा होता है, उसका वो इंचार्ज होता है। दोस्तों जब लड़की वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पूछा जाता है कि इंचार्ज कौन है। जब देखती है कि सामने तो वही लड़का है, उसकी तरफ देखकर कहने लगती है कि अपने रजिस्टर लेकर आओ। यहाँ पर वो लड़का उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि आप तो वही लड़की हो। तो वो लड़की कहती है कि हाँ मैं वही हूँ जिस पर से आपने दहेज मांगा था और दहेज की वजह से आपने हमें इस तरह से रुस्वा कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का उस लड़की से माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन यहाँ पर वो लड़की रुकती नहीं है क्योंकि वो पीसीएस अधिकारी होती है। उसके डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं और जब सारे रजिस्टर चेक किए जाते हैं तो उन रजिस्टरों में बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खामियां वहां पर देखने को मिलती है। तुरंत के तुरंत ही उस लड़के को वहां पर सस्पेंड कर दिया जाता है। वो लड़का गिड़गिड़ाता रहता है, रोता रहता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है पीसीएस अधिकारी होती है वो वहाँ से जाती है और कहती है कि तुम्हें बर्खास्त करने के लिए मैं आगे एप्लीकेशन भेज रही हूँ, तुम तो बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो। दरअसल दोस्तों उसने स्कूल में कुछ सामान मंगाया था और उस सामान की अवज में उसने बहुत सारे पैसों का गबन कर दिया था। दोस्तों गबन की वजह से आज वो सस्पेंड हो जाता है। दोस्तों जब उस लड़के के बारे में पता किया जाता है तो उसकी दूसरी शादी भी हो चुकी होती है, लेकिन ये लड़की शादी नहीं कर पाती क्योंकि इनके पास धन दौलत नहीं होता। 3 साल के बाद ये पीसीएस अधिकारी बन जाती है और उसी स्कूल में इस तरह से पहुंचती है। दोस्तों उसके बाद ये लड़की अपने पिता के पास पहुंचती है और पिता से कहती है कि पिताजी आज मैं उसी स्कूल में पहुंची थी, ये मेरा पहला चेकिंग करने का टाइम था और वहाँ पर मुझे वही लड़का मिला जो
यहाँ से फेरों से मुझसे मना करके गया था। मैंने उसको आज इस तरह से करप्शन में पकड़ाया और उसे सस्पेंड कर दिया है। दोस्त, पिता बहुत ज़्यादा खुशी होता है और खुशी के जो आंसू होते हैं उसकी आंखों से साफ झलकते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, उसके बाद पिता अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगता है और कहने लगता है कि बेटी, तेरी मेहनत ही है जो तू आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं इस बेटी के बारे में? इस बेटी ने जो कदम उठाए क्या उचित थे या अनुचित थे? इसने उस लड़के को जो सस्पेंड किया था क्या सही था या गलत था? दोस्तों, आपकी जो भी राय है वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस लड़की ने जो किया था वो कानूनी तौर पर बिल्कुल उचित था, क्योंकि वो लड़का करप्शन में लिप्त था और वो वहाँ पर इस तरह का करप्शन कर रहा था, इस तरह का क्राइम कर रहा था। वो बच्चों के पैसों को खुद खा रहा था किसी दूसरे डीलर के साथ मिलकर। दोस्तों, बाकी वहाँ पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। वहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है कि इसके साथ और कौन कौन लोग यहाँ पर लिप्त हैं, उनकी भी जांच पड़ताल चल रही है। ये थी आज की एक बहादुर लड़की की सच्ची कहानी। आप किस तरह से इस लड़की को देखते हो? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आप लोगों को ये कहानी जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,